दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है कुंवर बलजीत सिंह की बुक द बिग कैट एनकाउंटर्स। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। हमारी नई कहानी है मैन ईटर ऑफ बरसवार। ठीक उसी साल में जिस साल हम लोगों ने मारा था मीठी बेरी मैन ईटर, उसी साल एक दूसरा लेपर्ड मैन ईटर बन गया था लैंसडाउन वन प्रभाग में, और आसपास के गांव में मचा रखी थी दहशत। अब जो लोकल पॉपुलेशन थी, जनता थी, वो चाहती थी कि इस लेपर्ड को तुरंत मार दिया जाए। अपना विरोध प्रदर्शन वो सड़कों पे चक्का जाम करके और जहां पर फॉरेस्ट चौकी थी उसका घेराव करके कर रहे थे। उन्होंने निकाले थे बहुत सारे प्रोटेस्ट मार्च और आखिरकार उन्होंने डीएफओ के ऑफिस का ही घेराव कर दिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस मैनीटर के बारे में मुझे खबर दी और मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं फ़ौरन लैंसडाउन की तरफ चल पड़ूं। अब मैंने अपनी तैयारियां शुरू करी। उसके बाद शाम तक मैं पहुंच गया कोट द्वार। वहां मैं मिलने गया डीएफओ से उनके ऑफिस में। जब मैं उनके ऑफिस पहुंचा तो मुझे मालूम चला कि डीएफओ तो गए हैं हॉस्पिटल, और गए नहीं हैं, खुद भर्ती हैं, क्योंकि उन्हें आ गया है मैसिव हार्ट अटैक। मैं उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल गया, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं थे कि मिल पाते या फिर मीटिंग कर पाते। डीएफओ साहब के स्टाफ ने बताया कि पब्लिक प्रेशर की वजह से और जो उनके ऑफिस का घेराव किया गया था उससे वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, और उसी वक्त उन्हें आ गया था मैसिव हार्ट अटैक, और बाद में हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। अब मैं कोट द्वार से लैंसडाउन की तरफ बढ़ चला और जो इंचार्ज डीएफओ थे उनसे बात की कि कौन कौन सी फॉरेस्ट ऑफिशियल्स की टीम रहेगी जो मेरी हेल्प करेगी इस आदमखोर से निपटने के अभियान में। अब हम लोग रुके लैंसडाउन के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में। जल्दी हमने डिनर कर लिया, जल्दी ही सो गए, इस तैयारी के साथ कि अर्ली मॉर्निंग शुरू कर देंगे अपना आदमखोर अभियान। लैंसडाउन बड़ा ही सुंदर, शांत, छोटा सा टाउन है, हिल स्टेशन है, और मुख्यालय है बड़ी ही फेमस गढ़वाल राइफल्स का। अब जो मैन ईटर जहां पर वारदात कर रहा था वो जगह, वो इलाका लैंसडाउन से 6 किलोमीटर नीचे था। वहां के आसपास के कई गांवों में दहशत थी आदमखोर की। अब क्योंकि लैंसडाउन एक कैंटोनमेंट एरिया था, यहाँ पर हथियार के मामले में बड़ी सख्ती थी, तो मैं कमांडिंग ऑफिसर से मिला, अपने परमिट्स दिखाए और उनसे परमिशन मांगी कि मैं लैंसडाउन में दिन में, रात में, हर वक्त अपनी राइफल लेके घूम सकूं। मुझे वो परमिशन दे दी गई। अब उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग मुझे लेके गए वो इलाका, वो जगह दिखाने के लिए जहां पर वारदात कर रहा था वो मैन ईटर। अभी तक वो आदमखोर 4 बच्चों की जान ले चुका था, और जो उसका आखिरी शिकार था वो था बरसवार गांव में। जब हम कोटद्वार से लैंसडाउन की तरफ चले थे तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमें दिया था एक गेम गार्ड, यानी कि जंगल का चौकीदार, जिसे जंगल के बारे में पूरी जानकारी थी। उसका काम था शिकार को रोकना, लेकिन आज वो हमारी मदद करने वाला था आदमखोर के शिकार में। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जब मैंने उस आदमखोर को मारा, इस चौकीदार का उसमें बहुत बड़ा योगदान था। हम उन सभी गांवों में गए जहां पर उसने हमला किया था बच्चों के ऊपर, लेकिन कोई भी पुख्ता जानकारी दे नहीं पा रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उस आदमखोर ने कोई भी शिकार नहीं किया था। हमने कोशिश की कि हमें एक भैंस का पाड़ा मिल जाए जो कि यंग हो, लेकिन हमें नहीं मिल पाया। इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि वहां पर था ही नहीं। फीमेल भैंस को गांव वाले देते नहीं हैं क्योंकि वो देती है दूध, और जो मेल होता है पैदा होते ही जब वो दूध पीना बंद कर देता है तो उसे हाँक दिया जाता है जंगल की तरफ, अपने आप स्वाभाविक मौत मरने के लिए या फिर लेपर्ड के हाथों मरने के लिए। यहाँ पर मैं अपने पाठकों को महत्व बताना चाहता हूँ यंग बफेलो, यानी कि जवान भैंस का पाड़ा बांधने के लिए, तेंदुए या टाइगर के शिकार के लिए। जब आदमखोर की कोई खबर नहीं मिल रही हो तो शिकारी लोग एक या कई भैंस के पाड़े बांधते हैं उस आदमखोर को आकर्षित करने के लिए। अब अगर उन भैंस के पाड़ों में से एक मारा जाता है तो हमें मालूम चल जाता है कि यहाँ पर लेपर्ड या टाइगर है। फिर हमें उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करनी होती है, और जब उसकी आइडेंटिटी कंफर्म हो जाती है
फिर हम उसे मार सकते हैं। अब जो यंग भैंस का पाड़ा है उसका वजन 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए, और इसका रीजन ये है कि उसके अंदर इतना मांस हो कि मैन ईटर उसे एक बार में खा ना सके, ताकि जिस रात आदमखोर उसे मारे वो उसे पूरा ना खा पाए और उसे खाने के लिए वो अगली रात आए, जहां पर शिकारी बैठ के इंतजार कर रहा होगा मचान पर, और कर देगा उसका काम तमाम। अगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास में स्पेसिमेन है उस लेपर्ड या टाइगर के पगमार्क का, जो कि उन्होंने निकाला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस पे, तो फिर जहां पर वो भैंस का पाड़ा बांधा जाता है उसके आसपास एकदम साफ धूल की परत बिछाई जाती है, ताकि उसमें साफ साफ अंकित हो जाए उस लेपर्ड या टाइगर के पग मार्क, और उन पग मार्क्स का कंपैरिजन कर लिया जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्पेसिमेन से। मालूम चल जाता है कि ये मैन ईटर है कि नहीं है। अगर है तो उसका काम तमाम। अब जो भैंस का पाड़ा होता है उसको पिछले पैर से मजबूत रस्सी से बांधा जाता है, या फिर बांधा जाता है चेन से। दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग शिकारियों का अलग अलग कथन है, अलग अलग तरीका है। बहुत सारे शिकारी अगले पैरों से बांधते थे भैंस के पाड़े को, और बहुत ही छोटी रस्सी रखते थे ताकि वो रस्सी उसके पैरों में उलझ ना जाए। अब यहाँ पर कुंवर बलजीत सिंह बोलते हैं कि रस्सी का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उसको तोड़ के मैन ईटर भैंस के पाड़े को कहीं दूर ना घसीट के ले जाए। भैंस के पाड़े के गले में रस्सी नहीं बांधी जाती है, क्योंकि कई बार लेपर्ड सकपका जाता है उस रस्सी को देख के, या डर जाता है, या फिर चिंता में पड़ जाता है कि आखिर यह माजरा क्या है, क्योंकि वो भैंस के पाड़े को मारता है उसके गले को घोंट के, और वहीं पर रस्सी बंधी होने से उसके दांतों की ग्रिप गले में नहीं आती है, और फिर वो शिकार को छोड़कर ही चला जाता है। कुंवर बलजीत सिंह कहते हैं कि मेरी सलाह तो यह है कि भैंस के पाड़े को लोहे की चेन से बांधो, क्योंकि हमारे साथ एक बार हो चुका है। हमने मजबूत रस्सी बांधी थी, लेकिन मैन ईटर ने अपने दांतों से उसे चबा डाला, तोड़ दिया, शिकार को घसीट के एक ऐसे इलाके में लेके चला गया जहां पर मचान बनाने के लिए कोई सूटेबल पेड़ नहीं था, जमीन भी ऐसी नहीं थी कि जहां पर छिप के बैठा जा सके उसके इंतजार में। पहाड़ों पर यंग बफेलो मिल जाना बड़ा मुश्किल काम है। 4 दिन हमारे बर्बाद हुए। उसके बाद हमें प्लेन से ही भैंस मंगानी पड़ी। जहां पर भैंस का पाड़ा बांधा जाता है वहां पर एक सूटेबल ट्री देखा जाता है जिस पर मचान बनाया जा सके। अगर कोई सूटेबल ट्री नहीं होता तो देखा जाता है कोई बड़ा सा बोल्डर या फिर बड़ी सी झाड़ी जिसके अंदर छिप कर बैठा जा सके। अगर ज़मीन पर, पत्थर पर, झाड़ी के आसपास बैठा जाता है तो एक छिपने की जगह बना दी जाती है, कांटे लगा दिए जाते हैं, केवल एक छेद छोड़ा जाता है जिससे शिकारी बाहर देख सके, अपनी राइफल निकाल सके। अगर मचान बनाया जाता है तो वहाँ पर भी मचान को ऐसे छिपा दिया जाता है जैसे कि वहाँ पर पत्ते और झाड़ियाँ हैं, वहाँ पर भी एक छेद होता है जिससे शिकारी देख भी सकता है, गोली भी मार सकता है। अब जो मचान हो या बैठने की जगह हो वो इस तरीके से बनाई जानी चाहिए कि वो वहाँ की वनस्पति से, वहाँ की सराउंडिंग से मिलती जुलती हो, ताकि मैन ईटर उसे देखे तो कुछ भी नया ना लगे। अगर इस तरीके से काम नहीं किया जाएगा तो मचान बनाने का कोई फायदा नहीं। अब जब कोई लेपर्ड आदमखोर बन जाता है तो वो बहुत ज़्यादा चालाक, बहुत ज़्यादा शातिर हो जाता है। वो अपने शिकार पर आने के पहले कहीं छिप के लंबी चौड़ी तहकीकात करता है, इतनी लंबी चौड़ी कि कई बार 2 घंटे तक बिना आवाज़ किए छिप के शिकार वाली जगह को देखता है, आस पास की जगह देखता है कि कहीं पर कोई लोचा तो नहीं है। और अगर जरा सी भी शंका हो गई, कहीं पर कोई रस्सी लटक रही हुई, कहीं पर कैमोफ्लॉज करने में दिक्कत हो गई, तो उस शिकार को छोड़ देता है, वहां से वो लौट जाता है। लेपर्ड की देखने की और सुनने की शक्ति बड़ी ज़बरदस्त होती है। ये जरा सी भी आवाज़ को सुन सकता है, जरा सी भी गतिविधि को देख सकता है। तो जो शिकारी होता है उसे बिना हिले डुले पूरी रात या जब तक वो बैठा है तब तक बैठना पड़ता है। और यही वजह है कि मैन ईटर को मारने के अभियान का सबसे मुश्किल काम अगर कोई होता है तो वो होता है मचान पर बैठना, मैन ईटर के इंतजार में। अब लेपर्ड के सूंघने की शक्ति बहुत कमज़ोर होती है, इसलिए हवा में उड़ती हुई गंध को वो नहीं पहचान सकता, लेकिन घसीटे जाने के निशानों को और गंध को वो पहचान लेता है, क्योंकि उस वक्त वो अपनी नाक को एकदम ज़मीन से सटा के सूंघ रहा होता है। एक बार की बात है, हम लोग इंतजार में बैठे थे मैन ईटर के
झाझरा फॉरेस्ट डिवीजन में, देहरादून के नज़दीक। और जिस शिकार पर हम बैठे थे उसे हमने बांधा नहीं था, वो उस लेपर्ड का नेचुरल किल था। हम जंगल में मैन ईटर को ढूंढ रहे थे, उसके नामो निशान ढूंढ रहे थे कि तभी हमें मिल गया था शायद उस मैन ईटर के द्वारा ही मारा गया चीतल, जिसे कि उसने पत्तों के अंदर छिपाया हुआ था। अब जहां पर हमें सूटेबल पेड़ मिला था जिस पर कि हम मचान बना सकते थे, वहां से ये चीतल थोड़ा दूर था। तो हमें इस चीतल को यानी कि स्पॉटेड डियर को घसीट के लेके जाना था उस पेड़ के नज़दीक तक। हम उसे लेके गए करीब 30 यार्ड्स तक, यानी कि 30 गज तक। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमें पग मार के स्पेसिमन दिए हुए थे। ये एक बड़ा शक्तिशाली ताकतवर मेल लेपर्ड था। अब यहाँ पर लेपर्ड आया। पहले तो डायरेक्टली उस झाड़ी के पास गया जहाँ पर उसने अपना शिकार छोड़ा था। जब उसे वहाँ पर शिकार मिला नहीं तो अपनी नाक को कुत्ते की तरह लगा के घसीटने के निशानों तक आया और पहुँचते पहुँचते पहुँच गया 30 गज तक। उसने ढूंढ लिया अपने शिकार को। हमारी राइफल के निशाने पर था वो लेपर्ड, लेकिन हमने उसे गोली नहीं मारी क्योंकि एक छोटा लेपर्ड था। हमें तलाश थी बड़े लेपर्ड की जो कि था मैन ईटर। तो उस निर्दोष की जान बच गई। अब हम उस आदमखोर को पैदल चल के ढूंढ रहे थे। हमारे साथ वो चौकीदार था जो कि एक अच्छा ट्रैकर था। 5 दिन हम घूमते रहे लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हम लोग सुबह सुबह निकल जाते थे, अलग अलग गांव जाते थे। पूरे रास्ते में मैन ईटर के पगमार्क ढूंढते थे। छठे दिन हम सुबह से फिर उस मैन ईटर को ढूंढ रहे थे। शाम होने को आई थी लेकिन नतीजा था नील बटा सन्नाटा, यानी कि कोई खबर नहीं मिली थी। अब क्योंकि हमें चलते हुए 15 किलोमीटर हो गए थे, हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, तो हमने कहा पास में ही बरसफर गांव है, आज की मेहनत समाप्त। जब हम पहुंचे गांव के दक्षिणी हिस्से के नज़दीक तो हमारी आत्मा खिल उठी क्योंकि हमें मिल गए थे मैन ईटर के पगमार्क। अंधेरा होने को था। मैंने डिसाइड किया कि हम बैठेंगे मैन ईटर के इंतजार में, लेकिन कोई बकरी हासिल करना या यंग बफेलो हासिल करना बड़ा ही मुश्किल काम था। हम भैंस का पाड़ा ढूंढने के लिए गांव के घर घर गए, लेकिन गांव वाले बड़े ही गरीब थे। उनके पास अगर कुछ था जानवरों के नाम पे तो वो थी बकरी, लेकिन कोई भी अपनी बकरी को बेचना नहीं चाहता था। तो हमने सोचा कि एक कुत्ता बांध दिया जाए जिसे कि बेट के रूप में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि कुत्ते को खाना लेपर्ड बहुत पसंद करता है। लेकिन कोई भी गांव वाला अपना प्यारा कुत्ता देना नहीं चाहता था। जंगल के आसपास के इलाके और पहाड़ों के इलाकों में कुत्ते को परिवार के सदस्य के रूप में ही ट्रीट किया जाता है। बड़ी मुश्किल से एक परिवार ने हमें कुत्ता दिया, वो भी इस वादे के साथ कि किसी भी कीमत पे इसकी जान बचानी होगी, इस कुत्ते को कुछ नहीं होना चाहिए। अब उस कुत्ते को लेके हम लोग उस जगह पर आ गए जहाँ पर हमें मिले थे पग मार्क्स, लेकिन वहाँ पर कोई सूटेबल पेड़ था नहीं कि जिस पर मचान बनाया जा सके। वहाँ एक बड़ी सी झाड़ी थी। हमने डिसाइड किया हम झाड़ी के पीछे बैठेंगे। अब कुत्ता हमने एक जगह पर बांध दिया और इंतजार करने लगे झाड़ी के पीछे बैठ के उस आदमखोर का। करीब आधा घंटा बैठने के बाद हमें यह एहसास हुआ कि जहाँ पर हम बैठे हैं वो तेंदुए के आने के रास्ते के बीचों बीच है। जब हम बैठने जा रहे थे उस वक्त रोशनी जा रही थी। हमारे पास टाइम था नहीं, इसलिए हम जल्दबाजी में वहाँ बैठ गए थे जहाँ बैठना बहुत ज़्यादा गलत था, क्योंकि वो तेंदुए का रास्ता था। क्योंकि अगर तेंदुआ आ जाता तो फिर वही बात होती, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। लेकिन अब कुछ किया जा नहीं सकता था, तो हमें अलर्ट रहना था क्योंकि हमारे कंधे और हमारी पीठ खुली हुई थी, और अगर पीछे से आके मार देता धप्पा वो लेपर्ड तो हमारी जान चली जाती। अब जैसे ही इस बात का हमें एहसास हुआ था, हमारा दिल हमारे सीने के अंदर उछाले मार रहा था। मौत का डर हम लोगों के ऊपर छा गया था। एड्रेनालिन हार्मोन इतनी तेजी से दौड़ के ब्रेन में जा रहा था कि हमें समझ में आ रहा था। 3 घंटे तक इसी पोजीशन में बैठने के बाद हमारे दिमाग की नसें फटने को हो रही थी। हमने सोचा बहुत हो गया, अब ना हो पाएगा। हम उठ के खड़े ही होने वाले थे कि तभी वो कुत्ता जिसे कि हमने बांधा था गुर्राने लगा। यहाँ मैं आपको बता दूं कि जहाँ पर हमने वो कुत्ता बांधा था हम उससे थोड़ा ऊंचाई पर थे,
हम जहाँ बैठे थे उसके नीचे एक पगडंडी जाती थी, उसमें हमसे 20 गज की दूरी पर था वो कुत्ता, और कुत्ते से 10 गज की दूरी पर वो पगडंडी एक निचले इलाके की तरफ चली जाती थी जहां पर थी ढलान। अब कुत्ता करीब 5 मिनट तक गुर्राता रहा। हमारी नसें फड़फड़ा रही थीं। उसके बाद कुत्ता चुप हो गया। अब इससे ज़्यादा प्रेशर बर्दाश्त करने की स्थिति में हमारा ब्रेन था नहीं। हम उठ के खड़े हो गए। हमने टॉर्च जलाई, कुत्ते पर मारी। देखा, कुत्ता नीचे वैली की तरफ यानी ढलान की तरफ देख रहा है। मैं तेजी के साथ भाग के उस ढलान की तरफ गया, इस उम्मीद में कि शायद वो लेपर्ड वहां हो, तो जब तक वो भागे उसके पहले मैं वहां पर पहुंच जाऊं। मैंने टॉर्च मारी, लेकिन वहां पर लेपर्ड मुझे दिखा नहीं। हम कुत्ते को लेके गांव में गए, उसके मालिक को सौंप दिया। उसके बाद 5 किलोमीटर का ट्रैक करते हुए हम वहां पर आए जहां पर हमारी जीप खड़ी थी। जीप ली, पहुंच गए फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, डिनर किया और सो गए। अगले दिन सुबह हम दोबारा गए उसी गांव में, ये चेक करने के लिए कि क्या वहां पर कोई पग मार्क्स हैं या फिर कोई खबर है उस आदमखोर के बारे में। करीब 5 घंटे तक हम उस गांव में आसपास छानते रहे, जमीन को, हर पगडंडी को, लेकिन हमें नहीं मिले लेपर्ड के पग मार्क। अब हमने डिसाइड किया कि अब अपना फोकस करते हैं इस गांव के आसपास के गांव में। अब अगले दिन सुबह हम लोग उस गांव में वापस दोबारा गए, इस उम्मीद के साथ कि हमें मिल जाएंगे मैन ईटर के पग मार्क्स या फिर कोई खबर आदमखोर की। लेकिन हमें कोई खबर मिली नहीं। तो हमने डिसाइड किया कि अब अपना ध्यान हम केंद्रित करेंगे आसपास के गांवों में। लेकिन जब हम आसपास के गांव में भी पहुंचे तो कोई सफलता हमें हाथ नहीं लगी। वहां पर भी कोई खोज खबर नहीं थी उस आदमखोर की। ये आदमखोर कुछ ज़्यादा ही चालाक था, और जो पिछली रात का एक्सपीरियंस हुआ था उसका और हमारा, उसके बाद शायद उसने ये इलाका छोड़ दिया है। फिर भी हम ढूंढते रहे, ढूंढते ढूंढते शाम हो गई। अब यह तय किया गया कि हम लोगों का जो दल है, पार्टी है, उसमें से आधे लोग फॉरेस्ट रेस्ट हाउस जाएंगे, डिनर करेंगे और बाकी लोगों के लिए डिनर पैक करा के ले आएंगे। तब तक बाकी लोग सर्च लाइट लेके उस मैन ईटर को ढूंढते रहेंगे। आधे लोग एक जीप में ऊपर पहाड़ी की तरफ चले गए जहाँ पे था फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। हम लोग दूसरी जीप में पहाड़ी से नीचे की तरफ चले गए जहाँ हो सकता था आदमखोर। अब हम लोग सड़क के दोनों तरफ ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे उस आदमखोर की। करीब 5 किलोमीटर दूर जाने के बाद नीचे की तरफ जहाँ पर एक ravine था, हमें चमकती हुई आंखें दिखाई दी। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ने लगे उन चमकती हुई आंखों की तरफ। लेकिन एक बात हमने नोटिस की कि वो आंखें हिल डुल नहीं रही थी, आ भी नहीं रही थी, जा भी नहीं रही थी, एक ही जगह पे खड़ी हुई थी। और जब हम लोग नज़दीक पहुंचे तो हमारी निराशा का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वो एक चिप्स का पैकेट था। चिप्स के रैपर के अंदर का चमकीला हिस्सा चमक रहा था। वो कुछ ऐसा मुड़ा हुआ था कि दूर से दो चमकती हुई आंखें दिख रही थी। अब 2 किलोमीटर हमने और सर्च किया। अब हमें फिर आंखें चमकती हुई दिखी। सामने की तरफ दो ऊंची पहाड़ियां थी और उनके बीच से एक स्ट्रीम बह रही थी। हालांकि यह स्ट्रीम बड़ी ही छोटी स्ट्रीम थी, लेकिन बहती थी बड़े बड़े बोल्डर्स के बीच में। कोई कोई बोल्डर तो इतना बड़ा था जैसे कि एक छोटा कमरा हो। अब ये जो आंखें चमक रही थी ऐसे ही एक बड़े बोल्डर के ऊपर यानी टॉप से चमक रही थी। और इन आंखों का जो कलर था वो येलोइश रेड था, यानी कि देख के साफ लग रहा था कि ये लेपर्ड की आंखें हैं। अब सवाल ये उठता था कि ये मैन ईटर है कि एक नॉर्मल लेपर्ड है, क्योंकि लेपर्ड है इतना तो कंफर्म हो चुका था और था हमसे करीब 300 गज की दूरी पर। हालांकि पहाड़ी पर दूरी का अंदाज़ा लगा पाना बड़ा ही मुश्किल होता है, वो भी रात को, क्योंकि जब आप रात में एक स्पॉटलाइट मारते हो तो स्पॉटलाइट उस स्पॉट पर ही पड़ती है, आसपास के सराउंडिंग एरिया को नहीं दिखाती है। और जगह का अंदाज़ा, दूरी का अंदाज़ा लगाने के लिए आपको आसपास का एरिया दिखना भी बहुत ज़रूरी है। अब अगर आपको जंगल में येलोइश रेड कलर की आइज नज़र आती है, इसका मतलब कोई कार्निवोरस जानवर वो है। अगर आपको ब्लूइश वाइट कलर की आइज दिख रही है तो फिर वो है हर्बीवोरस एनिमल। और एक आंखों का फर्क और होता है
कि जब कार्निवोरस की आंखें मूव करती हैं तो बड़ी स्मूथली मूव करती हैं, क्योंकि वो अपने सिर को झटके से नहीं हटाता, धीरे धीरे घुमाता है। हर्बीवोरस जानवर की आंखें झटके से घूमती हैं, क्योंकि जब भी उसे किसी खतरे का आभास होता है वो एकदम से अपने सर को घुमाता है। अब जो आंखें हमें नजर आ रही थी, हमें बिल्कुल लग रहा था कि यह है लेपर्ड की आंखें। तभी वो आंखें हवा में उछली, पहले ऊपर गई, फिर नीचे आई, यानी कि वो लेपर्ड एक बोल्डर से दूसरे बोल्डर पर गया था, छलांग लगा के। हमें लगा कि वो लेपर्ड नीचे की तरफ आ रहा है, हम इंतजार करते रहे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो आंखें गायब हो गई। अपनी स्पॉटलाइट को स्विच ऑफ करके हम आधे घंटे तक इंतजार करते रहे, क्या पता दोबारा कोई मूवमेंट सुनाई दे, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं सुनाई दी। अब हमने अपनी सर्च को आगे बढ़ा दिया। हम करीब 3 किलोमीटर और सर्च करते हुए गए। ये वो आखिरी सीमा थी जिसके बाद समाप्त हो जाता था मैन ईटर का एरिया, यानी कि टेरिटरी। यहाँ पर एक चाय की दुकान थी जो कि अभी भी खुली हुई थी। दो लोग वहाँ पर चाय पीने के लिए बैठे थे और चाय की दुकान का जो ओनर था वो अपना काम करने में व्यस्त था। अब वो दुकानदार लग रहा था कि दुकान बंद करने की तैयारी में है जब हम वहाँ पर पहुँचे और हमने उससे चाय बनाने के लिए कहा। हमने उससे पूछा, क्या हमने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया है? क्या ये बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है जब हमने तुमसे चाय मांगी, जब हमने मांगी है तुमसे चाय? वो बोला, नहीं, ऐसी कोई देर नहीं हुई है, क्योंकि मेरा घर ऊपर पहाड़ी पर नज़दीक में ही है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है और मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए चाय। अब जब हमारी उससे बातचीत होने लगी तो उसने बताया कि उसने मैन ईटर के दहाड़ने, यानी कि स्वाइंग आवाज़ सुनी थी नीचे की तरफ, जो एक रवीन है उसकी दुकान के नीचे वाली पहाड़ी के नीचे। यहाँ पर हमें एक और इम्पॉर्टेंट बात मालूम चली कि ज़्यादातर वो लेपर्ड पहाड़ी पर या रोड के निचले हिस्से पर रहना पसंद करता है। कभी ही बड़ा मजबूर होके वो सड़क के ऊपर आता है, लेकिन सड़क के ऊपर वाली पहाड़ी पर तो जाता ही नहीं है। इसका मतलब जो हमें आंखें दिखी थीं वो मैन ईटर नहीं था। हमें अपनी सर्च जारी रखनी होगी और अब की बार नीचे की तरफ। अब एक लेपर्ड तरह तरह की आवाज़ निकालता है, ग्राउलिंग, स्नॉलिंग, स्नॉलिंग, और फिर जब माँ अपने बच्चे को बुलाती है तो जिस तरह की आवाज़ निकालती है। लेकिन जो लेपर्ड की सबसे ज़्यादा कॉमन आवाज़ होती है वो होती है सॉइंग सॉन्ग। ये आवाज़ ठीक वैसी होती है जैसे बड़ी सी आरी से एक लकड़ी के लट्ठे को काटा जा रहा हो। ये आवाज़ लेपर्ड तब निकालता है जब वो अपनी उपस्थिति को जताना चाहता है या फिर वो अच्छे मूड में होता है। कोई भी आदमी जो जंगल में घूमता रहता है, जिस जंगल में लेपर्ड रहते हैं, वो इस आवाज़ से परिचित ही होगा। अब हमने अपनी चाय पी और हम लौटने की तैयारी कर रहे थे, तभी हमने उस चाय वाले से कहा, क्योंकि शाम के 7 बज चुके हैं, क्या हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दें? अभी हम उससे ये पूछ ही रहे थे कि एक टॉर्च की रोशनी उस चाय वाले के ऊपर पड़ी और एक आई आवाज़। अब उस आदमी ने बोला कि ये लाइट उसके घर से आ रही है, ये टॉर्च उसकी वाइफ मार रही है, क्योंकि आज वो थोड़ा सा लेट हो गया है घर जाने के लिए और उसकी वाइफ चिंतित है क्योंकि यहाँ पर घूमता है आदमखोर। तो हमने फिर उससे बोला कि क्या हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ दें? उसने कहा वो पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि मैन ईटर कभी भी पहाड़ी के ऊपर की तरफ नहीं गया है और उसका घर है पहाड़ी के ऊपर की तरफ। तो वो अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन हम लोग वहाँ पर खड़े रहे, उसे टॉर्च दिखाते रहे, तब तक दिखाते रहे जब तक वो पहुँच नहीं गया अपने घर। अब हमने अपनी वापस की जर्नी स्टार्ट की रेस्ट हाउस की तरफ जाने के लिए। सड़क के दोनों तरफ हम लोग चेक करते जा रहे थे। थोड़ी देर सर्च करने के बाद पहाड़ी के ऊपर की तरफ से फिर हमें चमकती हुई आंखें दिखी। ये जो आंखें चमकती हुई दिख रही थी, बिल्कुल लग रहा था कि लेपर्ड ही है, बस फर्क केवल इतना था कि आंखें हिल डुल नहीं रही थी। अब उन आंखों की तरफ देखता रहा मैं। काफ़ी देर देखने के बाद मैंने अपनी .22 राइफल निकाली, निशाना लगाया और दाग दी गोली। अब ये जो चमकती हुई आंखें थी, जैसे ही गोली लगी पहले हवा में उछली, फिर नीचे आगे गिरी। ये एक चिड़िया थी जिसे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं चपका और इंग्लिश में बोलते हैं नाइट जार। ये एक छोटी सी बर्ड होती है जो कि मैना बर्ड के आकार की होती है। हमारी सर्च के दौरान नाइट जार की आंखें कई बार हमारे आकर्षण का विषय बन जाती थी, क्योंकि रात के अंधेरे में रोशनी पड़ने पर नाइट जार की आंखें कुछ कुछ वैसी ही दिखती हैं
जैसी दिखती हैं लेपर्ड की आंखें। हालांकि दोस्तों फ़र्क है, मैं भी जंगल में घूमता रहता हूँ, मुझे बहुत बार नाइट जार की आंखें देख के लेपर्ड का धोखा हुआ है। लेकिन एक फ़र्क होता है, लेपर्ड की आंखें जब दिखती हैं तो दो आंखें दिखती हैं, नाइट जार की आंख एक ही दिखती है, क्योंकि उसकी दूसरी आंख दूसरी तरफ होती है। तो जब रोशनी पड़ती है तो उसकी दोनों आंखें नहीं चमकती हैं, एक आंख ही चमकती है। तो मैंने अपनी .22 राइफल कुछ इस काम के लिए ही रख छोड़ी थी, नहीं तो उन आंखों के मालिक के बारे में हम सोचते रहते, अपना टाइम बर्बाद करते रहते। अब हम मैन ईटर को ढूंढते रहे 3 दिन तक, और उसके बाद चौथे दिन हमें पगमार्क मिले मैन ईटर के, उसी गांव में मिले जहां मिले थे पहले। फर्क केवल इतना था कि जब पिछली बार हमें पगमार्क मिले थे तो गांव के दक्षिणी किनारे पर मिले थे, इस बार मिले थे उत्तरी किनारे पर। अब आदमखोर के बारे में सर्च करते करते हमें 8 दिन हो चुके थे, तो ये जरा सा भी जो हमें सुराग मिला था, हम इसे बर्बाद नहीं करना चाहते थे। क्योंकि अभी दोपहर के 3 बजे थे, तो हमारे पास मचान बनाने का पर्याप्त समय था। लेकिन दिक्कत ये थी कि मचान बनाने के योग्य कोई बढ़िया पेड़ वहाँ पर था नहीं। अब थोड़ी सी बहस होने लगी मेरे और मेरी टीम के बीच में। मेरी टीम का कहना था कि हमें सड़क पर सर्च लाइट लेके मैन ईटर को ढूंढना चाहिए, जैसा कि हम पहले कर रहे थे। मेरा कहना था कि ये पग मार्क्स फ्रेश पग मार्क्स हैं, इसलिए आज की रात पूरी संभावना है कि उस मैन ईटर के साथ एनकाउंटर हो जाए। तो यह तय हुआ कि बाकी की पार्टी सर्च लाइट लेके सड़कों पर मैन ईटर को ढूंढेगी। यहाँ पर एक लाइव बेड बंधवा कर मैं मचान के ऊपर इंतजार करूंगा आदमखोर का। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलेंगे कि एक यंग भैंसे को लाइव बेड के रूप में इस्तेमाल करना कितना क्रूर है, और उस भैंसे के ऊपर क्या बीतती होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस भैंसे को मालूम भी नहीं चलता कि उसे लाइव बेड के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। वो अक्सर चारा खाते हुए आराम से बैठ जाता है और करता है जुगाली। और ऐसे में अगर लेपर्ड आ जाता है या टाइगर आ जाता है तो वो भैंसे को तुरंत ही मार देता है, उसे ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिलता। इस तरह से कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं होती है उस भैंसे को। अब हम एक हाइड बनाने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पर मैं छिप सकूँ। एक पाइन का पेड़ था जो थोड़ा सा ऊंचाई पर था, जिसकी जड़ ऊंचाई से लगी थी, लेकिन वहाँ पर देखे जाने की संभावना पूरी थी, इसलिए हमने उसे नज़रअंदाज कर दिया। अब हमने सोचा कि ज़मीन पर एक हाइड बनाया जाए, लेकिन आदमखोर लेपर्ड के सामने ज़मीन पर हाइड बनाना, यानी कि छिपने की जगह बनाना, मौत को आमंत्रण देने के बराबर है। क्योंकि अगर मैन ईटर को आपकी पोजीशन के बारे में पता चल गया तो वो उस जानवर पर नहीं, आपके ऊपर घात लगाएगा, और घात लगा के आपके ऊपर हमला भी कर देगा, क्योंकि उसे डर नहीं होता इंसानों का। अब एक सीढ़ीदार पेड़ था उस पाइन ट्री के नज़दीक में, जो थोड़ा स्लोप बनाता था। अब उस पाइन ट्री के ऊपर वाला जो सीढ़ीदार खेत था वो मात्र 2 फीट चौड़ा था, और उसके ऊपर वाला जो खेत था वो 10 फीट चौड़ा था। और जो ऊपर वाला खेत था उसकी जो दीवार थी उसके नज़दीक में कई सारी झाड़ियाँ उगी थी, और उस खेत के ऊपरी वाले हिस्से से गांव की तरफ एक पगडंडी जाती थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम बैठेंगे टॉप फील्ड के नज़दीक, जिसके पीछे वो कांटेदार झाड़ियाँ हैं जो कि हमारी पीठ की सुरक्षा करेंगी। हम अपने पैर लटका लेंगे 2 फीट वाले जो पतला सा खेत है, क्योंकि उन दोनों की ऊंचाई मात्र 2 फीट थी। वो एक पैर रखने की जगह में काम में आने वाला था। अब केवल हमें अपना फ्रंट छुपाना था, बाकी कोई दिक्कत थी नहीं। और ये पोजीशन ऐसी थी जहां पर 3 पगडंडियां मिलती थी उस पाइन के पेड़ के पास, यानी कि चीड़ के पेड़ के पास। अब उस पाइन की जड़ें एक्सपोज थी, यानी कि उन्हें बांधने के लिए खूंटे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। तो हमने डिसाइड किया कि हम एक कुत्ता बांधेंगे वहां पर। ये कुत्ता वही कुत्ता था जिसे कुछ दिन पहले हमने इस्तेमाल किया था बेट के रूप में, लेकिन लेपर्ड आया नहीं था। अब उस कुत्ते के मालिक ने कुत्ता दे तो दिया, लेकिन शर्त वही पुरानी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस कुत्ते की जान को कुछ होना नहीं चाहिए। अब हमने बहुत सारी कटीली झाड़ियों की एक दीवार सी बनाई, अपने आगे इस तरह से कवर कर दिया कि हम सामने की तरफ से दिखाई ना दें। अब जब हमने पूरा काम कंप्लीट कर लिया तो जो एक लोकल लड़का हमारी मदद कर रहा था, हमने उससे कहा कि तुम अब अपने घर चले जाओ, लेकिन उसने जाने से मना कर दिया। वो बोला ये वो वक्त हो चुका है जब वो आदमखोर अपने छिपने के ठिकाने से निकल चुका होगा।
शिकार की तलाश में, और वो नहीं बनना चाहता है उसका अगला शिकार। तो बात तो वो लड़का सही कह रहा था, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम में से एक आदमी जाके उसे उसके घर छोड़ आए। तो हमने उसे अलाउ कर दिया अपनी हाइट के अंदर छिप के बैठने के लिए, लेकिन उसे एक हिदायत दे दी कि किसी भी तरह की आवाज़ मत करना और हिलना डुलना मत। अब हमारा वो जो हाइट था, यानी कि छिप के बैठने की जगह, वो उस कुत्ते से 30 गज की दूरी पर थी और ऊंचाई पर थी। अब ये जो हाइट बनाया गया था बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाया गया था। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि मेरे जीवन का सबसे बढ़िया हाइट था। इतने आराम से शिकार पर मैं पहले कभी नहीं बैठा। अब जो सीढ़ीदार खेत पर हमने बैठने की जगह बनाई थी, वो करीब करीब सोफे की तरह से आरामदायक थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने घर के ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा हूँ। अब हम लोग 4 लोग थे जो उस वक्त हाइट में बैठे थे। मैं बीच में बैठा था और मेरे हाथ में थी .375 H&H मैग्नम। मेरे बगल में था मेरा भतीजा, उसके पास थी 12 बोर की शॉटगन। मेरे लेफ्ट में एक मेरा दूसरा भतीजा था, उसके हाथ में थी स्पॉटलाइट। सबसे किनारे पर था वो लोकल बच्चा, करीब करीब उसी ऊंचाई पर जिस ऊंचाई से वो पीछे वाला फुटपाथ यानी कि पगडंडी जा रही थी। लेकिन अगर पगडंडी की तरफ से भी मैन ईटर आता तो हमारा पीछे का हिस्सा सेफ था, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि वहां पर थी कटीली झाड़ियाँ। अब मैंने अपने भतीजे से, जिसके की हाथ में थी स्पॉटलाइट, कहा तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लो जहाँ कुत्ता है वहां पर निशाना लगाने की स्पॉटलाइट से। जब जब वो कोशिश कर रहा था, उसकी स्पॉटलाइट कुत्ते से 2 या 3 फीट पीछे आ रही थी। अब जब 3-4 बार कोशिश कर ली, लेकिन उसके बावजूद वो लाइट परफेक्ट नहीं जा रही थी, 3-4 फीट नीचे आ रही थी, और वहां पर कोई दूसरा ऐसा था नहीं जिसे वो स्पॉटलाइट पकड़ाई जा सके। तो मैंने अपने भतीजे से कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, जब तुम स्पॉटलाइट मारोगे लेपर्ड आसपास नजर आ जाएगा, उसके कंधे पर दोबारा फोकस कर लेना, लेकिन जल्दी करना। अब जो मेरा दूसरा भतीजा था शॉटगन लेके, उससे मैंने कहा था कि निशाना लगा के रखना, लेकिन गोली मत चलाना, तुम्हारी बंदूक है इमरजेंसी में इस्तेमाल के लिए। क्योंकि हमें उस कुत्ते को भी बचाना था, जैसा कि हमने उसके मालिक से कहा था कि हम उसकी जान जरूर बचाएंगे। तो मैंने अपनी मैगजीन पूरी फुल कर ली थी और मेरे भतीजे की शॉटगन में थी लीथल बॉल। अब जानबूझ के हमने बक शॉट नहीं लोड किया था शॉटगन में, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कुत्ते को कोई नुकसान हो जाए। मैंने सोचा था कि 3 कार्ट्रिज जो कि मेरी राइफल में थी बहुत होगा, क्योंकि मैन ईटर के सामने आपको सिर्फ एक बार फायर करने का मौका मिलता है और वो गायब हो जाता है। कभी कभी दूसरा मौका मिल जाता है, तीसरा मौका तो मिलता ही नहीं है। या तो वो मर चुका होता है या फिर वो जंगल में गायब हो चुका होता है। अब अपनी खिंची हुई नसों के साथ हम लोग पूरा ध्यान केंद्रित करके बैठे हुए थे, लेकिन वो आदमखोर आ नहीं रहा था। हालांकि इस पूरे दौरान वो कुत्ता भौंक रहा था और भौंक ही रहा था। ठीक 7:30 पर कुत्ते ने कुछ ऐसी आवाज निकाली जैसे उसे किसी ने छड़ी से पीटा हो। मैंने फौरन अपने भतीजे को इशारा किया स्पॉटलाइट जलाने के लिए। उसने स्पॉटलाइट मारी। वो 2 या 3 फीट पीछे थी उस आदमखोर तेंदुए की पूंछ से, और वो तेंदुआ कुत्ते के ऊपर चढ़ चुका था। उसके जबड़े में थी उस कुत्ते की खोपड़ी। मैंने 2-3 सेकंड इंतजार किया कि मेरा भतीजा स्पॉटलाइट को लेपर्ड के कंधे की तरफ उठाएगा, जैसा कि मैंने उसे सिखाया था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। तो मैंने लगाया निशाना अंदाजे से उसके कंधे की तरफ और दाग दी गोली। बाद में जब हमने एग्जामिन किया, जो मेरा पहला शॉट था वो लिवर को चीरता हुआ निकल गया था, लेकिन उसने हार्ट को मिस कर दिया था। फिर वो दूसरी तरफ निकल गया और वो कंधे के रास्ते से बाहर निकल गया था। मैंने जब दूसरा शॉट मारा था, जब वो लेपर्ड अपनी टांगे ऊपर करके लेटा था, वो शॉट मिस हो गया था। जब मैंने तीसरा शॉट मारा था, जब लेपर्ड अपने पिछले पैरों पर करीब करीब मेरे नज़दीक ही आ गया था और मेरी जो बैरल थी उसको करीब करीब छू रही थी, यानी कि मारा था पॉइंट ब्लैंक रेंज से, वो उसके फेफड़ों को चीरता हुआ, स्पाइन को मिस करता हुआ उसकी पीठ की तरफ से निकल गया था। हार्ट भी मिस हो गया था। और मेरे भतीजे ने जो 2 शॉट मारे थे, दोनों के दोनों निशाना चूक गए थे। अब हम लोग सड़क के ऊपर आ चुके थे, अपनी उस पार्टी का इंतजार कर रहे थे जो कि अभी स्पॉटलाइट लेके सड़कों पर ढूंढ रही थी उस मैन ईटर को। हम उन्हें ये खुशखबरी देना चाहते थे। अब रात के 10 बज चुके थे। हम सड़क पर उनका इंतजार कर रहे थे। करीब आधे घंटे के बाद वो लोग आए और हमने उन्हें खुशखबरी दी कि वो आदमखोर अब मर चुका है
उन्हें इस बात का यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन हमने कहा यकीन करो, कल सुबह उसकी बॉडी भी मिल जाएगी। जब हम अपने फॉरेस्ट रेस्ट हाउस आए तब तक बज चुके थे रात के 12। हमने डिनर किया, सोने के लिए चले गए क्योंकि हमें सुबह उठना था। सबसे पहले जिस काम पर लगना था वो था उस आदमखोर की बॉडी की खोज। अब उस गेम गार्ड ने कहा कि हमें सुबह जल्दी चल के उस लेपर्ड को ढूंढना होगा, क्योंकि अगर हमारे पहुंचने से पहले किसी और के हाथ वो लेपर्ड लग गया और उसने कुछ सामान चुरा लिया, दांत, नाखून, बाल या कुछ डैमेज कर दिया, तो उस डैमेज के रिस्पॉन्सिबल हम लोग माने जाएंगे और हमें मिलेगी सजा। जल्दी जल्दी उठे, उस जगह पर पहुंचे। थोड़ी हमने ट्रैकिंग की जहां पर पिछली रात इतना सारा ड्रामा हुआ था। अब जब हम उस जगह पर पहुंच गए थे, अभी भी वहां पर अंधेरा था। हमें इंतजार करना पड़ा थोड़ा उजाला होने का। अब जब पर्याप्त रोशनी आ गई थी तो हमने उस आदमखोर को ढूंढना शुरू किया, खून के निशानों या फिर खून के छींटों को देख के। हम थोड़ा नीचे उतर के करीब 50 गज तक चले तो हमें रवीन के अंदर वो आदमखोर मरा हुआ दिख गया। उसका मुंह रवीन के अंदर था, उसके पैर उस तरफ थे जिस तरफ हमारा हाइड बना हुआ था। अब बरसवार का आदमखोर अपने अंत को प्राप्त हुआ था। जिस गांव में उसने पहला शिकार किया था, अपना अंतिम शिकार भी उसी गांव में किया था और खुद भी शिकार हुआ था उसी गांव के पास। अब तक बहुत सारे गांव वाले जमा हो चुके थे। सारे गांव वालों को लेपर्ड दिखाया गया, उसके बाद लेकर आया गया हमारे रेस्ट हाउस में। ये एक बहुत बड़ा मेल लेपर्ड था। इसकी लंबाई थी 7 फीट 10 इंचेस। मरने के 12 घंटे बाद भी इसके पैरों का साइज एक छोटे टाइगर के बराबर था। अब इसके कैनाइन दांत सिर्फ खूंटे की तरह रह गए थे, यानी रह गई थी उनकी जड़। ये बहुत ही बूढ़ा लेपर्ड था। अब इसके जो दांतों की दशा हो गई थी उसकी उम्र की वजह से, यही वजह थी कि वो बन गया था मैन ईटर। अब जिस कुत्ते को हमने बेट के रूप में इस्तेमाल किया था, बन चुका था हीरो, पूरे गांव का हीरो। पूरा गांव उसे प्यार कर रहा था। लेकिन ये कुत्ता सही में हीरो था। इसकी वजह से वो मैन ईटर मारा गया था। इसको मैन ईटर ने जकड़ लिया था, मौत के मुंह से वापस आया था, जिंदा आया था। अब गढ़वाल राइफल्स का कमांडिंग ऑफिसर भी हमसे मिलने के लिए आया हमारे रेस्ट हाउस। वो अपने साथ अपना जर्मन शेफर्ड कुत्ता लेके आया था, उसका रिएक्शन देखने के लिए कि वो क्या करता है उस मरे हुए लेपर्ड को देख के। गढ़वाल राइफल्स के सीओ यानी कि कमांडिंग ऑफिसर भी आए हमसे मिलने के लिए रेस्ट हाउस में। अपने साथ वो अपना जर्मन शेफर्ड कुत्ता भी लेके आए थे। वो देखना चाहते थे कि उस कुत्ते का रिएक्शन क्या होने वाला है जब वो उस लेपर्ड को सूंघेगा। कुत्ते का रिएक्शन कुछ भी नहीं हुआ, वो बस जोर जोर से सूंघ रहा था। अब कुछ गांव वाले लोकल कुत्ते को लेके आए और उस मरे हुए लेपर्ड के पास ले जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो कुत्ता था कि जा नहीं रहा था और गुस्से से देख रहा था गांव वाले की तरफ जो कि उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रहा था उस लेपर्ड की तरफ। कुत्ता कह रहा था 001 तुम्हारी बहन को नमन। अब दोनों कुत्तों के व्यवहार में जो फर्क था उसका कारण यह था कि जो कमांडिंग ऑफिसर का जर्मन शेफर्ड था उसने अपनी जिंदगी में कभी लेपर्ड को देखा नहीं था। उसे पता नहीं था ये कितना बड़ा खतरा है कुत्तों के लिए। और ये जो लोकल कुत्ता था, इसकी हर रात लेपर्ड के डर के साए में गुजरती थी। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड हुई ये स्टोरी। हमारी नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।